हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे धातु एवं अधातु, उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर चुके थे। बेसिकली हम वन शॉट कर रहे हैं, उसमें एक पार्ट में हम आधा पार्ट कर चुके थे। अब ये जो आधा पार्ट है उसमें हम धातु अधातु का कंप्लीट चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो भाई हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कहाँ तक कि भाई प्रकृति में जो धातुएं हैं वो किस अवस्था में पाई जाती है। तो हमने कहा कि प्रकृति में जो धातुएं हैं वो दो अवस्था में पाई जाती है। एक है आपका मुक्त अवस्था और दूसरा है संयुक्त अवस्था, है ना। मुक्त अवस्था का क्या मतलब है बेटा? तो मुक्त अवस्था का मतलब है कि वो एकदम फ्री है, अकेली है, किसी के साथ कोई भी प्रकार के बंधन में नहीं है। जैसे आपका सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, आपका प्लेटिनम हो गया। संयुक्त अवस्था में धातु अकेली नहीं पाई जाती है, अन्य किसी तत्व के साथ मिली हुई होती है। जैसे हम बात करें मरकरी की, तो मरकरी HgS सिनेबार के रूप में पाई जाती है। कॉपर पाया जाता है कॉपर ग्लास और कॉपर पाइराइट के रूप में। जिंक पाया जाता है जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन के रूप में। तो ये संयुक्त अवस्था में धातुएं मिल सकती है। इनके नाम में लिख लो। जैसे इसे कहते हैं बेटा सिनेबार, है ना। इसे कहते हैं कॉपर ग्लास, इसे कहते हैं बेटा कॉपर पाइराइट, है ना। इसे कहते हैं जिंक ब्लेंड और इसे कहते हैं कैलेमाइन। ये नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे नाम एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो धातु है, ये धातु प्रकृति में पाई जा रही है, तो प्रकृति में किसी रूप में पाई जा रही है ना। तो ये जो रूप है वो बेसिकली आपका खनिज है ना। प्रकृति में धातु जिस भी रूप में मिलते, चाहे तत्व के रूप में या मुक्त में या संयुक्त अवस्था में, वो कहलाती खनिज। जिस खनिज जिसमें क्या हो, धातु की मात्रा अधिक हो, धातु की मात्रा अधिक हो। और दूसरा, वो खनिज ऐसा है कि उसे हम कम खर्चे में जमीन से आसानी से निकाल सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे अयस्क। वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक हो, कम खर्चे में निकाले जा सके, ये कहलाते हैं आपके अयस्क। क्लियर? आई होप क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो, ये बात हो गई। अब बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं धातु कर्म की। तो भाई हम सबका कर्म क्या है? अच्छी पढ़ाई करके 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना। उसी प्रकार धातु के लिए हमारा कर्म क्या है? धातु को जमीन से निकलना और धातु का शुद्ध रूप तो प्राप्त करना, और इसी को कहा जाता है धातु कर्म, है ना। अयस्क से क्या करना? अयस्क से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना। अब धातु कर्म के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रोसेस हैं। क्या क्या है? तो सबसे पहला हम करते हैं धातुओं को या अयस्क को, है ना, अयस्क को छोटे टुकड़े में बांटना, छोटे टुकड़े में बांटना। जैसे भाई तुम जमीन से अयस्क निकाला, तो उसको क्या किया तुमने? छोटे टुकड़े में बांटा। अब क्या हुआ? ये जो अयस्क है, इस अयस्क को तुमने कहां से निकाला है? जमीन से। तो भाई आप सभी को पता है जमीन के अंदर मिट्टी, पत्थर, कंकड़ ये सब है ना। जमीन में क्या क्या है? मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है ना,
बालू है, बजरी है, ये सब आपके जमीन में है। तो जब आप अयस्क को निकालो तो ये सब भी आपके अयस्क के साथ शामिल हो गए। इन सब को अयस्क से अलग करते हैं, है ना। और ये सारी चीजें जब मिलती हैं इसे कहा जाता है गैंग या मैट्रिक्स। इस गैंग या मैट्रिक्स को धातु से या अयस्क से अलग करना इसे कहा जाता है समृद्धिकरण। क्या कहा जाता है? समृद्धिकरण। ठीक है, तो भाई सॉरी सांद्रण। ठीक है, तो अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? अयस्क से गैंग या मैट्रिक्स को अलग करना। क्या मतलब हुआ इसका? अयस्क से गैंग या मैट्रिक्स को अलग करना, ये हुआ तुम्हारा अयस्क का सांद्रण। इस सांद्रण की अलग अलग विधियां हैं, जैसे गुरुत्व पृथक्करण विधि है ना, जैसे फेन प्लवन विधि है, जैसे चुंबकीय पृथक्करण विधि है। ये सारी आपके अयस्क के सांद्रण की विधियां हैं। तो एक बार अयस्क के सांद्रण की फटाफट विधियां पढ़ते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। चलो आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सांद्रण की विधि है, अयस्क के सांद्रण की जो फर्स्ट विधि है वो क्या है? गुरुत्व पृथक्करण। इसका उपयोग कब करते हैं? गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग तब किया जाता है जब अयस्क के कण अशुद्धि से घनत्व में अलग होते हैं। क्लियर? चलो दूसरा प्रोसेस कौन सा है अयस्क के सांद्रण का? तो दूसरा है भाई फेन प्लवन या जाग प्लवन विधि। फेन प्लवन या जाग प्लवन विधि। तो फेन प्लवन या जाग प्लवन विधि का उपयोग कब करते हैं? फेन प्लवन या जाग प्लवन विधि का उपयोग तब करते हैं जब सल्फाइड अयस्क हो। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण में फेन प्लवन विधि या जाग प्लवन विधि का उपयोग किया जाता है। तीसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग कब करते हैं भाई? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग तब करते हैं जब अयस्क या फिर आपका जो भी गैंग मैट्रिक्स या गंदगी है, दोनों में से कोई एक पदार्थ ऐसा है जो चुंबकीय है, चुंबक के प्रति आकर्षित होता है। दोनों होंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। और चौथा प्रोसेस है निक्षालन। ये रासायनिक प्रोसेस है, रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, तो ये अयस्क के सांद्रण की विधियां हो गई। अयस्क का सांद्रण हो गया, यानी अयस्क के साथ जब आपने अयस्क को जमीन से निकाला, उसके साथ जो भी मिट्टी पत्थर गंदगी थी वो आपने अलग कर लिए। अब क्या करोगे आप? अब कुछ नहीं करोगे। अब भाई अयस्क के अंदर से धातु को अलग करेंगे। जैसे आपको अयस्क मिला है ZnS के फॉर्म में, आपको आपकी धातु जिंक चाहिए, तो जिंक के साथ सल्फर अलग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? है ना। या फिर मान लो आपको Cu2S कॉपर ग्लास है, यहां से आपको कॉपर से सल्फर अलग करना पड़ेगा, है ना। ZnCO3 है, तो जिंक से ये CO3 अलग करना पड़ेगा। तो अयस्क में से धातु को निकालना या अयस्क से धातु प्राप्त करना, इसे कहा जाता है धातुओं का निष्कर्षण। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? धातुओं का निष्कर्षण, है ना। यानी मतलब क्या हुआ? अयस्क से धातु प्राप्त करना, अयस्क से धातु प्राप्त करना, यह होता है धातुओं का निष्कर्षण। अयस्क से धातु को
प्राप्त करना। ठीक है, अब अयस्क के इस निष्कर्षण, अयस्क में धातुओं का जो निष्कर्षण है उसके भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं। क्या सभी को एक ही प्रोसेस से अलग करेंगे? नहीं, आपको पता है हर धातु की रिएक्टिविटी अलग है। सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, ये कम रिएक्टिव है ना। अगर आपके प्लेटिनम की, गोल्ड की, सिल्वर की बात करें तो ये तो रिएक्टिव ही नहीं है। जिंक, एल्यूमिनियम मॉडरेट लेवल की रिएक्टिव है। तो सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग है, इसीलिए सबका जो निष्कर्षण है उसका प्रोसेस भी अलग होगा। तो देखते हैं धातुओं के निष्कर्षण के प्रोसेस। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं आगे। चलिए, तो भाई अब अयस्क के निष्कर्षण की विधि डिपेंड करती है कि वो सक्रियता श्रेणी में ऊपर आ रहा है, मध्य में आ रहा है, सबसे नीचे आ रहा है। तो अभी हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे धातु आती है वो मेनली सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड का मतलब है जिसके साथ सल्फर मिला हुआ हो। सल्फाइड का क्या मतलब है? जिसके साथ सल्फर मिला हुआ हो। तो यहाँ पे हमारे साथ दो धातुओं का निष्कर्षण हमें पढ़ना है, मरकरी का और कॉपर का। ये सिनेबार है, ये कॉपर ग्लास है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सिनेबार से मरकरी कैसे प्राप्त करोगे, कॉपर ग्लास से मरकरी कैसे प्राप्त करोगे। तो देखते हैं उसको। तो याद रखना है बेटा आपको कि आपकी ये जो धातु है ना, ये धातु जिस भी फॉर्म में पाई जाए, जनरली धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना इजी होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो हम करते हैं वो करते हैं ऑक्साइड के प्राप्त करने को। ठीक है, तो भाई ऑक्साइड प्राप्त करना है। अब आपके पास सल्फाइड है, आपको ऑक्साइड प्राप्त करना है, मतलब आपको ऑक्सीजन जोड़ना है इस धातु के साथ, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करानी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करते हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया। HgS है, इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ठीक है, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ बेटा? मुझे मरकरी का ऑक्साइड मिल गया, लेकिन अभी भी मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है। मुझे मरकरी का ये जो सल्फाइड है या सिनेबार है उससे मरकरी प्राप्त करनी है। मुझे तो मरकरी का ऑक्साइड मिल गया है, अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा बेटा, इस HgO को गर्म करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप, HgO का उच्च ताप पर तापन यानी गर्म करना। ये मरकरी जो है, इसका जो ऑक्साइड है, जैसे हम इसको गर्म करते हैं ना बेटा, तो ये टूट जाता है मरकरी गैस में, मरकरी में और ऑक्सीजन गैस में। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होती है आपकी मरकरी धातु। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर कॉपर ग्लास से कॉपर कैसे प्राप्त करेंगे उसे देखते हैं ना। चलिए, ये रहा आपका कॉपर ग्लास। वही मैंने बात कही, सल्फाइड है, ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना इजी है, तो भाई इसको ऑक्साइड में बदलो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ, तो भाई कॉपर का ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर Cu2O बनेगा, CuO नहीं बनेगा। कॉपर परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है। कॉपर की संयोजकता 1 भी होती है, कॉपर की संयोजकता 2 भी होती है। क्लियर है बात आपको? अब इस Cu2O को डायरेक्ट गर्म करके हम आपकी कॉपर धातु प्राप्त नहीं कर सकते। आखिर ऐसा क्यों? प्रकृति उसकी हमें इजाजत नहीं देती, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन वापस Cu2O से करवाते हैं। और जैसे ही आपने ऐसा किया, कॉपर मिला और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बैलेंसिंग बेटा आप होमवर्क में कर लेना है ना, मैंने बैलेंसिंग नहीं। तो आपसे पूछेगा कॉपर ग्लास से कॉपर कैसे प्राप्त करेगा? ऐसे प्राप्त करेगा।
अब जो मध्य में धातुएं आती हैं, सक्रियता श्रेणी में धातुएं मध्य में आती हैं, उसका या तो हम भर्जन करते हैं या फिर हम निस्तापन करते हैं। और ये भर्जन या निस्तापन करने से हमें ऑक्साइड मिलता है, और इस ऑक्साइड का हम अपचयन करके, इस ऑक्साइड का अपचयन करके धातु प्राप्त करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस के नाम आए हैं, सभी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। भर्जन या निस्तापन क्या होता है, तो याद रखना बेटा, भर्जन सल्फाइड अयस्क का किया जाता है, निस्तापन कार्बोनेट अयस्क का किया जाता है। भर्जन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है, निस्तापन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है, और दोनों प्रोसेस से हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस ऑक्साइड का अपचयन कराते हैं। ऑक्साइड मतलब साथ में ऑक्सीजन है, अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का हटना, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। हमने अपचयन कराया तो ऑक्सीजन निकल गया और हमें धातु प्राप्त हुआ। जैसे भर्जन का मतलब क्या हुआ, भर्जन का मतलब हुआ सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना, है ना। अब यहाँ पे देखो, जिंक हमें दो रूपों में मिल रहा है, जिंक ब्लेंड यानी ZnS के रूप में, जिंक कार्बोनेट यानी कैलेमाइन के रूप में। अब इन दोनों से हमें धातु प्राप्त करनी है, सक्रियता श्रेणी में बीच में आता है, तो हमने क्या किया, ZnS सल्फाइड अयस्क है, सल्फर है, इसलिए इसका भर्जन किया। भर्जन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ और इससे प्राप्त हुआ हमें ऑक्साइड ZnO और SO2। बैलेंसिंग बेटा मैं नहीं कर रही हूँ, आप कर लो, ठीक है। सिमिलरली जिंक कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। कार्बोनेट अयस्क का हम निस्तापन करते हैं, निस्तापन हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं, है ना। अनुपस्थित या सीमित मात्रा, यहाँ से भी हमें ऑक्साइड मिला और सल्फर। मैंने क्या कहा था, चाहे करो भर्जन चाहे करो निस्तापन, मिलेगा धातु का ऑक्साइड। इस ऑक्साइड का करना है अपचयन। अपचयन करने के लिए अपचायक चाहिए, याद रखना कार्बन बहुत अच्छा अपचायक है। अपचायक क्या करता है, ऑक्सीजन को छीनने का काम करता है। अपचायक क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन को छीनने का काम करता है। तो भाई ZnO, इसके साथ कार्बन एक अपचायक मिलाया, इस अपचायक ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को छीन लिया, जिंक धातु बचा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना। जिंक ब्लेंड से जिंक प्राप्त हुआ, जिंक कार्बोनेट या कैलेमाइन से जिंक प्राप्त। अब बात करते हैं सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर धातुएं आती हैं। तो जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आती हैं, उनका गलित अवस्था में विद्युत अपघटन करके धातु प्राप्त करते हैं। जैसे सोडियम सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है। सोडियम का सबसे अच्छा अयस्क बोलना चाहो तो क्या है, NaCl। इस NaCl से अगर आपको प्राप्त करना है सोडियम, अभी NaCl मिलता क्या, सभी को पता है, समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि उसमें NaCl होता है, नमक होता है। NaCl का विद्युत अपघटन करो और धातु प्राप्त करो। MgCl2, CaCl2, ये सब किससे, विद्युत अपघटन से प्राप्त हो। अब देखो, अयस्क से मुझे आपका धातु मिल चुका है, अयस्क से धातु मिल चुका है, निष्कर्षण हो चुका है। अभी भी ये धातु प्योर नहीं है। आप क्या चाहते हो, धातु प्योर हो। भाई आप कहीं भी जाओगे, पैसे दोगे, जिंक खरीदने गए, मान लो आप जिंक के, आप तो पैसे दोगे ना। और अगर आप जिंक के पैसे दोगे तो आप क्या चाहोगे, आपको शुद्ध मिले, यही चाहोगे ना। तो इसीलिए अब क्या करना है, धातुओं का शोधन, परिशोधन, शुद्धिकरण, ये करना है। क्या करना है, धातुओं का शोधन, परिशोधन, शुद्धिकरण, बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कौन सा है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। शोधन, परिशोधन, परिष्करण, शुद्धिकरण एक ही बात है। तो अब पढ़ते हैं बेटा धातुओं का विद्युत अपघटनी परिष्करण। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे।
विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी परिष्करण किसका? तो ऑब्वियसली धातुओं का। विद्युत अपघटनी परिष्करण करते क्यों हैं? शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? विद्युत अपघटनी परिष्करण करते हैं। ठीक है, चलो ये लिया एक बक्सा, है ना। विद्युत अपघटनी परिष्करण करना है तो ऑब्वियस बात है विद्युत प्रवाहित करवानी पड़ेगी, उसके लिए चाहिए सेल। आप सभी को पता है सेल में दो सिरे होते हैं, धन सिरा और ऋण सिरा। फिर यहाँ पर है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जनरली धातु की छड़ें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह करवाने में या विद्युत प्रवाह करवाने में हमारी सहायता करती है। ठीक है, चलिए बैटरी का धन सिरा जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ता है उसे एनोड कहते हैं। ट्रिक भी मैंने आपको बहुत बार बताई है, एपी एनोड पॉजिटिव। ऋण सिरा जिससे जुड़ा उसे कहा कैथोड। ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। ठीक है, चलिए एनोड अशुद्ध धातु की बनती है। भाई जिस भी धातु का परिष्करण करना है उस अशुद्ध धातु की आपकी एनोड बनेगी। कॉपर का परिष्करण करना है तो अशुद्ध कॉपर की एनोड बनाओगे। निकल का परिष्करण करना है तो अशुद्ध निकल की एनोड बनाओगे। जिंक का परिष्करण करना है, जिंक को शुद्ध करना है तो अशुद्ध जिंक की एनोड बनाओगे। शुद्ध धातु की कैथोड बनाओगे। ठीक है, चलिए अब क्या करोगे? अंदर लोगे विद्युत अपघट्य, धातु के लवण विलयन का। धातु का लवण विलयन, जिस भी धातु को आपको शुद्ध करना है उस धातु के लवण विलयन का आप यहाँ क्या लोगे? विद्युत अपघट्य लोगे। अब क्या होता है? मान लो आपको कॉपर का परिष्करण करना है तो यहाँ अशुद्ध कॉपर की एनोड बनेगी, शुद्ध कॉपर की कैथोड बनेगी। अब कॉपर का जो एक लवण जो बहुत ज्यादा हमें पता है वो कौन सा है? कॉपर सल्फेट। तो हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट स्विच ऑन किया। यहाँ अंदर रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। ये समझो कि जैसे यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एनोड से कुछ अशुद्ध कॉपर यहाँ विलयन में जाता है। मान लो 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर यहाँ विलयन में गया। इस विलयन से उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर कैथोड में जमा होता है। इस विलयन से शुद्ध कॉपर, अगर ये 5 ग्राम है तो ये भी 5 ग्राम है, ये 10 ग्राम है तो ये भी 10 ग्राम है। जितना अशुद्ध विलयन में जाएगा उतना ही शुद्ध कैथोड पे आएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से अशुद्ध कॉपर विलयन में आने लगता है, वो शुद्ध होते होते फिर कैथोड पे जमा होता है। इसलिए ये छड़ पतली होने लगती है और ये छड़ धीरे धीरे मोटी होने लगती है और इस प्रकार हमें कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। और कुछ गंदगियां एनोड के नीचे जमा हो जाती है जिसे कहा जाता है एनोड अम्ल। ठीक है, तो ये थी आपकी विद्युत अपघटन की विधि, है ना। ये आपकी शुद्धिकरण की विद्युत अपघटन विधि। ठीक है, इसके अलावा संक्षारण एक टॉपिक है। तो संक्षारण का मतलब बेसिकली क्या हो रहा है? आपकी धातु खराब हो रही है वायुमंडल की ऑक्सीजन से, वायुमंडल में जो भी आपकी गैसें हैं, वायुमंडल में अम्ल है, पानी है, जलवाष्प है, इनसे रिएक्ट करके आपकी धातु खराब हो जाती है। इस संक्षारण से बचने का एक उपाय मिश्र धातु भी है। मिश्र धातु क्या होता है? 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है ना। अब जैसे आपका अमलगम, अमलगम क्या है? पारे की मिश्र धातु। एक धातु पारा होगा, उसके साथ कोई और धातु जुड़ी हुई है। क्लियर है? तो इस प्रकार ये चैप्टर था आपका। आई होप आपको क्लियर हुआ। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लास को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।